तो सोचिए, आज़ादी के ठीक बाद का भारत। उस वक्त हमारे देश ने एक बहुत ही बड़ा और सच कहें तो एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। और वो फैसला था लोकतंत्र का रास्ता चुनने का। यही फैसला हमारी राजनीतिक कहानी का सबसे अनोखा, सबसे पहला अध्याय बना। इसे यूं ही नहीं, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा गया था। पता है ये शब्द किसके थे? एक भारतीय संपादक के। और इससे हमें अंदाजा लगता है कि दांव कितना बड़ा था। पूरी दुनिया हमें शक की नज़र से देख रही थी। सब सोच रहे थे कि ये देश जो गरीबी से, निरक्षरता से जूझ रहा है, क्या वो वाकई हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार देकर चुनाव करा भी पाएगा? सवाल बहुत बड़ा था। और देखिए, ये समझना भी ज़रूरी है कि उस दौर में भारत अकेला नहीं था जो आज़ाद हुआ था। दुनिया में कई नए देश बने थे, लेकिन ज़्यादातर ने लोकतंत्र को नहीं चुना। उनके नेताओं को लगता था कि भाई पहली ज़रूरत तो राष्ट्रीय एकता है, और लोकतंत्र से तो देश में मतभेद और संघर्ष ही बढ़ेगा। लेकिन हमारे नेताओं ने एक अलग, ज़्यादा मुश्किल रास्ता चुना। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये महान लोकतांत्रिक जुआ असल में था क्या। फिर बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे एक ही पार्टी के प्रभुत्व का एक लंबा दौर शुरू हुआ। हम कांग्रेस के उस गठबंधन वाले अनोखे चरित्र को भी समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि लोकतंत्र का अगला अध्याय कैसे लिखा गया। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भारत के नेताओं ने लोकतंत्र का ही रास्ता क्यों चुना? क्या वजह थी इस जबरदस्त विश्वास के पीछे? क्योंकि चुनौतियां कोई छोटी-मोटी नहीं थी, जबरदस्त थी। देश अभी अभी विभाजन के गहरे सदमे से गुजरा था। चारों तरफ गरीबी फैली हुई थी, और सोचिए, 17 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ 15% लोग ही पढ़े लिखे थे। दुनिया भर में लोग यही मानकर बैठे थे कि भाई ऐसे हालात में लोकतंत्र का प्रयोग तो फेल होना ही होना है। अब बात करते हैं उस विशाल काम की, यानी पहले आम चुनाव को आयोजित करने की। ये एक ऐसा काम था जो उस पैमाने पर दुनिया में पहले कभी नहीं किया गया था। 17 करोड़, जी हाँ, 17 करोड़ मतदाता थे जिनके लिए चुनाव करवाना था। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता समूह था। जरा सोचिए, सिर्फ ये संख्या ही अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। एक और बड़ी मुश्किल थी सामाजिक। जब पहली वोटर लिस्ट बनी ना, तो पता चला कि करीब 40 लाख महिलाओं के नाम ही लिस्ट में नहीं थे। उनकी पहचान सिर्फ फलाने की पत्नी या फलाने की बेटी के तौर पर लिखी थी। चुनाव आयोग ने इसे मानने से साफ मना कर दिया और कहा कि इन सूचियों को ठीक किया जाए, हर महिला का अपना नाम दर्ज हो। तो फिर निरक्षरता की समस्या से कैसे निपटा गया? इसका समाधान बहुत ही अनोखा और लाजवाब था। हर उम्मीदवार के लिए एक अलग मतपेटी यानी बैलेट बॉक्स बनाया गया, जिसके अंदर और बाहर उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह छपा होता था। अब वोटर्स को बस अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिन्ह वाली पेटी में अपना वोट डालना था, और इसके लिए करीब 20 लाख स्टील के बक्से बनवाए गए थे। ये पूरी प्रक्रिया बहुत बहुत लंबी चली। देखिए, जनवरी 1950 में चुनाव आयोग बना, फिर चुनाव 2 बार टालने पड़े, और आखिरकार अक्टूबर 1951 में मतदान शुरू हुआ, जो फरवरी 1952 तक चला। मतलब प्रचार, मतदान और फिर गिनती, सब कुछ खत्म होने में पूरे 6 महीने लग गए। और आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया जो सबको नामुमकिन लग रहा था। जैसा कि उस वक्त द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों को गलत साबित कर दिया जो इसे एक बहुत ही जोखिम भरा प्रयोग मान रहे थे। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि लोकतंत्र के लिए गरीबी या अशिक्षा कोई बाधा नहीं हो सकती। चुनाव तो कामयाब रहा, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां एक पार्टी के जबरदस्त प्रभुत्व का दौर शुरू होता है। जैसा कि इस नक्शे में एकदम साफ दिख रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1952 के चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की। पहली लोकसभा की 489 सीटों में से 364 सीटें अकेले कांग्रेस ने जीती। ये एक जबरदस्त जीत थी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कांग्रेस को वोट कितने मिले? सिर्फ 45%। लेकिन सीटें मिली 74%। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा कैसे हुआ? तो इसकी वजह है हमारी चुनावी प्रणाली, जिसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, जिस उम्मीदवार को बाकियों से बस एक वोट भी ज्यादा मिल गया, वो जीत गया।
तो हुआ ये कि बाकी पार्टियों के वोट आपस में बट गए और इसका सीधा सीधा फायदा मिला कांग्रेस को। तो अब सवाल ये उठता है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक पार्टी का इतना दबदबा आखिर कायम कैसे हुआ, और ये जो दबदबा था ये किसी तानाशाही से अलग कैसे था? ये अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है। भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व पूरी तरह से लोकतांत्रिक था, जो आजाद और निष्पक्ष चुनावों के जरिए आया था। ये चीन या सीरिया जैसे देशों से बिल्कुल अलग था, जहां तो संविधान ही सिर्फ एक पार्टी को राज करने की इजाजत देता है और विपक्ष को दबा दिया जाता है। देखिए, कांग्रेस की असली ताकत उसकी बनावट में थी। वो एक पार्टी कम और एक इंद्रधनुषी गठबंधन ज्यादा थी। क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम की विरासत थी, इसलिए उसमें किसान, उद्योगपति, शहरी, ग्रामीण, हर जाति, हर वर्ग के लोग शामिल थे। ये एक ऐसा बड़ा मंच था जहां एकदम लेफ्ट से लेकर राइट तक हर विचारधारा के लिए जगह थी। और इसी वजह से पार्टी के अंदर ही अलग अलग समूह थे जिन्हें गुट यानी फैक्शंस कहा जाता था। ये गुट सत्ता के लिए आपस में होड़ भी करते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसने पार्टी को कमजोर नहीं किया बल्कि मजबूत बनाया, क्योंकि सारे मतभेद और संघर्ष पार्टी के अंदर ही सुलझा लिए जाते थे। एक तरह से पार्टी के अंदर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद थे। ये कार्टून इस बात को बड़े शानदार ढंग से दिखाता है। इसमें कांग्रेस चुनाव समिति के बड़े बड़े नेता एक साथ बैठे हैं। ये सबके सब अलग अलग गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन फिर भी एक ही पार्टी के मंच पर थे। बस यही कांग्रेस की उस समय की अनूठी ताकत थी। लेकिन कांग्रेस के इस प्रभुत्व के दौर में भी ऐसा नहीं था कि कोई विपक्ष था ही नहीं। लोकतंत्र जिंदा था और विपक्ष के बीज धीरे धीरे पनप रहे थे। 1952 के चुनाव में ही कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। सोशलिस्ट पार्टी को 10% से ज्यादा वोट मिले, हालांकि सीटें कम आईं, और भारतीय जनसंघ भी एक देश एक संस्कृति की विचारधारा के साथ एक नए वैचारिक विकल्प के तौर पर सामने आया। तो ये सब मिलकर कांग्रेस के दबदबे को चुनौती दे रहे थे। और फिर 1957 में केरल में एक ऐतिहासिक घटना हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां विधानसभा चुनाव जीत लिया और दुनिया में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक कम्युनिस्ट सरकार बनी। हाँ, ये बात और है कि 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस सरकार को एक विवादास्पद कदम उठाते हुए बर्खास्त कर दिया। लेकिन ये तो साबित हो ही गया था कि कांग्रेस को चुनावों में हराया जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र के शुरुआती दशकों की पहचान थी एक पार्टी का दबदबा, एक ऐसी पार्टी जो खुद एक गठबंधन की तरह काम करती थी और अपने ही अंदर विपक्ष को भी जगह दे देती थी। इसी को राजनीति के जानकार कांग्रेस प्रणाली या द कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। तो इस कांग्रेस प्रणाली ने देश को स्थिरता तो दी, लेकिन इसमें शक्ति एक ही जगह केंद्रित भी हो गई थी। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि एक सच्चे और जीवंत बहुदलीय लोकतंत्र को फलने फूलने के लिए स्थिरता और सत्ता के बंटवारे के बीच सही संतुलन आखिर है क्या?